अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। IMF के हवाले से ये प्रोग्राम होगा, एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, अहम तरीन सवाल है जो शायद कुछ माह से जिसे कहा जाए कि हमारी तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। शायद सियासत इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि हम तवज्जो दे नहीं सके। कुछ खबरें ऐसी हैं कि हिंट हुआ है कि 9वां और 10वां रिव्यू जोड़कर शायद इस माह कोई अच्छी खबर आ जाए। ब्लूमबर्ग ने कोट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो पुरुमीद हैं। वो इससे कबल कुछ दिन कबल MD IMF को कॉल भी कर चुके हैं। लेकिन इस पर आने से कबल के पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तान इस माशी भंवर से कैसे निकलेगा, सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल से उनको रिहाई मिली है और रिहाई के बाद उन्होंने मुख्तसरन जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि आइंदे के लाहेमल का ऐलान वो चेयरमैन PTI से मिलने के बाद करेंगे। क्या अभी भी PTI में जो हवा है उसमें कोई गुब्बारे में कुछ बाकी है? ये चेयरमैन से क्यों मिलेंगे? बहुत से अहम सवालात ये भी हैं जिनकी तरफ हम आएंगे। सियासी और माशी लिहाज से पाकिस्तान किस तरह इस इस्तेहकाम की तरफ जा सकता है, बजट भी है और बजट का हफ्ता भी है, तो इस हवाले से ये गुफ्तगू भी इस प्रोग्राम में ज़रूर होगी। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब सीनियर तर्जनिगार माशी उमूर के प्रोग्राम में साथ मौजूद। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबरा हैं, सीनियर तर्जनिगार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और जनाब महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये फरमाइएगा, शाह महमूद साहब आपकी मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन कबल महमूद मौलवी साहब अडियाला जेल में, आज वो रिहाई हुई है। हम ये तवक्को रख रहे थे कि चीज़ें डेवलप होंगी और शायद कोई अनाउंसमेंट हो। आज उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में नहीं बल्कि अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मुलाकात का उन्होंने कहा कि कल वो चेयरमैन PTI से मिलेंगे। तो क्या ये आप लोग कॉन्फिडेंस में हैं इस मूव पे जो शाह महमूद साहब करने जा रहे हैं, या ये आपके इल्म में था? मेरे खास से ये बड़ा अच्छा मूव है शाह महमूद साहब का और बहुत खुशाइन मूव है कि वो जाके चेयरमैन साहब देंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आगे का राय अमल क्या है। उसकी वजह यह है कि जैसे उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी को हैंडओवर कर दूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब को, उसकी तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी हो सकता है डिस्कशन हो या और कोई चीज के ऊपर। देखे, शाह महमूद साहब एक बड़े कदावर पॉलिटिशियन है और वो पार्टी के और मुल्क के जो मफाद में वो देखे अवाम के मफाद में हो वो काम करेंगे। वो मतलब किसी की जाति उस पर नहीं करेंगे। उनका जो चीज जो अवाम के मफाद में होगा और जो इस मुल्क के मफाद में होगा वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं खुशाइन तो बड़ा अच्छा फैसला, इसका मतलब आप वेलकम भी कर रहे हैं उनके इस अनाउंसमेंट को। और उसकी वजह मैं बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ। उसकी वजह देखें, शाह महमूद साहब मैंने पहले भी अपने कई उसमें कहा है प्रोग्राम्स में कि वो एक कदावर सियासतदान है और मुल्क से मोहब्बत रखते हैं। तो जो भी मुल्क के और अवाम के इंटरेस्ट में होगा वो डिसीजन वो खुद लेंगे। अच्छा, ये बताएंगे फिर इस सिलसिले में कि फिर अभी तक आपका जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से उसका नाम और ये वो बातें होती रही, आपका कोई आपका या आपके साथी जो गए थे रुफका मिलने शाह महमूद साहब से, इनमें से किसी का भी राब्ता हुआ है अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप से या नहीं? लाहौर के रास्ते में मैं लाहौर ही जा। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, ये अब्दुल्ला गुल साहब आपकी मैं इस पर राय जाना चाहूँगा। शाह महमूद साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा कि मुलाकात करेंगे। महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये क्योंकि रास्ते में भी हैं तो सिग्नल्स भी शायद ड्रॉप हों। ये बताएं कि क्या अब मिलने की उनसे क्या है आपको लगता है वजह? क्या अब इमरान खान साहब में कोई अब आपको लगता है कि उनका कोई फ्यूचर है पॉलिटिक्स में, अब्दुल्ला गुल साहब? और शाह महमूद क्यों मिल रहे हैं? क्या ये -1 वाली स्ट्रैटेजी है? क्या होगा, क्या सियासी तौर पर इसका आप इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, अब्दुल्ला गुल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि मैं जाके मिलूंगा और जाहिर है वो कन्विंस करेंगे, बताएंगे। और उनको ये बताना भी चाहिए है कि मुल्क में एक शदीद गम गुस्से की लहर है और उसका आपने इजहार राय जो है वो अवाम की शक्ल में देख लिया है। जो मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर जिन्होंने मुतअद्दिद रैलियां और बड़े बड़े जलसे और अपने इजहार राय का इजहार किया है, और ये बड़ा वाज़ेह नजर आ गया कि अवाम और अफवाज में जो तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई थी, जो साजिश की गई थी बैरूनी ताकतों की ईमा के ऊपर, उसको जो है वो अवाम ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, जाहिर है उनका एक कदकाठ है PTI के अंदर, लेकिन PTI के अंदर माइनस इमरान खान करके चलाना इतना आसान काम नहीं होगा। और अगर उन्होंने अल्ताफ हुसैन की तरह मुल्क से बाहर बैठ के पीछे से मामलात चलाने हैं या कहीं खुफिया जगह से गोशा नशीनी से जो है वो मामलात चलाने हैं, तो फिर सामने शाह महमूद हो, आप हो, मैं हूं या कोई और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि PTI बजाते तंजीम इस तमाम जो घेराव, जलाओ, दहशत गर्दी,
ये जो आतिशज़दगी, इस सब में वो बाकायदा शामिल है। और उसके कारकुनान से लेके लीडरान जो है उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमात हैं जिनको फौजी अदालतों में चलाने का इंदिया बाकायदा वजीर आजम साहब ने दे दिया हुआ है। अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर पीटीआई को आप फिर भी तंजीम तौर पे रहने देते हैं तो ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई बतौर जमात अब उसका एग्जिस्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी तो ये एज वाइस चेयरमैन पीटीआई अभी भी है ना शाह महमूद कुरैशी साहब। इतना कुछ होने के बाद 9 मई के बाद ये अभी भी कह रहे हैं कि मैं वाइस चेयरमैन पीटीआई में मिलने जा रहा हूँ चेयरमैन पीटीआई से। तो ये अब आपको अब्दुल्ला गुल साहब समझ में आ रहा है आफ्टर 9 मई किस तरह से मुमकिन है कि ये एग्जिस्ट करें, ये पार्टी एग्जिस्ट करे, ये ओहदे एग्जिस्ट करें? जी, इसके ऊपर बहुत एतराज देखें ना, कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक एक बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं बजाते खुद पूरी पार्टी। और अभी भी जो आप सोशल मीडिया पे एक हैजानी कैफियत अगर आपको नजर आ रही है सैफान साहब, तो उसका मतलब यह है कि वो अभी तक तान जो है वो टूटी नहीं है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे आए दिन बड़ी अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू चल रही है। अब फिर से बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या अंदरूने खाना जो है वो हमारे अहम तरीन जो इदारे हैं उनमें क्या उठने वाला है। सब नॉनसेंस गुफ्तगू है, सब जो है वो बातें हैं झूठी, जो कि मुल्क दुश्मनों ने, भगोड़ों ने, जो मुल्क के गद्दार थे, जो बरतानिया में कनाडा में बैठ के आए दिन नित नए शोशे छोड़ते हैं, उन्होंने 9 मई के हवाले से भी इसी किस्म की कुछ बात की थी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि जिनको वो ये कह रहे थे कि खामोश मुजाहिद जो है वो आपके साथ खड़े होंगे, खामोश मुजाहिदों ने तो इनकी तबीयत साफ कर दी है और करनी चाहिए भी है, क्योंकि जब वार मुल्क के ऊपर हो तो फिर ये ड्यूटी के अंदर आता है कि आपको रियासत को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ जो है पीटीआई बतौर तंजीम, आपने देखा जिस तरह से उसका शिराजा बिखरा है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का मफरूजा यह है कि जी कोई दबाव है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों से मेरा जब इंटरेक्शन हुआ तो हकीकत यह है कि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इस किस्म के जो शवाहिद जब सामने उनके रखे गए और उनको बताया गया कि इस अंदाज के अंदर बाकायदा एक मंसूबा साजी के जरिए 9 मई के वाकयात ने जन्म लिया, उसके ऊपर उन्होंने मादरे जो वतन है उसको तरजीह दी बजाय इसके कि पार्टी या पार्टी की लीडरशिप को, इसलिए उन्होंने किनारा कर दिया। क्योंकि ये शाह महमूद साहब भी एक जीरक सियासतदान है, तजुर्बेकार हैं, उनको भी दिखाए गए होंगे ये सारे सबूत। इसके बावजूद भी अगर वो इंसिस्ट करते हैं इसी पीटीआई को और उसके वाइस चेयरमैन रहने को, तो ये बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। अहम बात ये भी है कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सियासत में तो ये बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा शायद। मईशत के हवाले से ब्लूमबर्ग में भी आया कि प्राइम मिनिस्टर इज होपफुल कि कुछ इस महीने होने जा रहा है आईएमएफ प्रोग्राम। एक न्यूज़ ये भी आई है कि 9वां और 10वां रिव्यू क्लब होने जा रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। आप क्या हम कोई उम्मीद बांधे? एक मीटिंग वर्चुअल हो चुकी है जिसमें कहा जा रहा है कि वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस, उसके अलावा सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी रेवेन्यू भी शामिल हुए हैं और बजटरी फ्रेमवर्क आईएमएफ से शेयर हो गया, उस पर कुछ डेफिसिट टारगेट्स पर उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन आर यू होपफुल डॉक्टर फरूख सलीम साहब? देखिए, मामला ये है कि पिछले 5 सालों में कोई 6 वज़राए ख़ज़ाना तब्दील हुए हैं और तारीख हमारी कुछ ऐसी रही है, वादे किए जाते हैं आईएमएफ की। जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़ डॉक्टर साहब। जी आवाज़ पहुंच डॉक्टर साहब की आवाज़ आ रही है? आप प्लीज़ कंटिन्यू करें सर। आप तो मन करता हुआ ऐसा करते हैं, एक छोटा एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं और डॉक्टर फरूख सवाल का जवाब हासिल करते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में सियासी सूरत-ए-हाल साथ साथ माशी जो मामला है भवर में जिसमें हम फंसे हुए हैं वो उठ किस करवट जाने वाला है, इस पर भी अहम सवाल उठा रहे हैं। आईएमएफ के हवाले से क्या कोई खुशखबरी या हम कहें जो स्टॉल्ड प्रोग्राम है इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त, इसकी उम्मीद इस माह रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? डॉक्टर फरूख सलीम साहब जवाब दे रहे थे, कुछ तकनीकी खराबी हुई थी, प्लीज अगर आप उस बात का जवाब दे सके कि हम उम्मीद रख सकते हैं इस माह किसी बेहतरी की?
देखिए, जो फासला था वजारत खजाना और IMF के दरमियान, वो लगभग 7 या 8 अरब डॉलर का था। जो फाइनेंसिंग गैप जिसको हम कहते हैं, उसमें पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल कमी वाक़ई हो रही। अब हम ये सुन रहे हैं कि चीन ने कोई रोल ओवर का उसने एग्रीमेंट कर दिया है। सऊदी अरेबिया और UAE मिलके कोई इजाफी $3 बिलियन का वादा कर रहे हैं। अब कहीं वो गैप $1 बिलियन का रह गया है, जो $3-4 बिलियन का हुआ करता था। तो इसका मतलब यह है कि पेशरफ तो जरूर हुई है, लेकिन आप सोचिए कि इस वक्त तो यहाँ पे कोई 10वां 11वां रिव्यू हो रहा होना था, और हम अभी तक 9th रिव्यू में फंसे हुए हैं। ये वाला माली साल तो मुझे लगता है जो जून 30 को खत्म हो रहा है, उसमें अदायगियों के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई $3.7 अरब की अदायगियां हैं, और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास लगभग $4 अरब पड़ा है। जो मसला है वो अगले माली साल का है, और वो बहुत बड़ा मसला है। जो अदायगियां हैं वो कोई 23-24 अरब डॉलर की अदायगियां होंगी अगले 12 महीनों के दौरान, और उसके मेरे ज़हन में IMF के अलावा और कोई मुबादिल नहीं है। तो IMF के पैकेज में तो हमें जाना ही है, बल्कि जो पुराना पैकेज है उससे बहुत बड़ा पैकेज चाहिए होगा, और जो शराइत हैं वो भी मजीद सख्त हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर ये कहा जाए कि हम उम्मीद रखें कि बजट से पहले, बजट तो खैर जुमे को है, या कोई उम्मीद रखे कि 30 जून से कबल 9वां 10वां रिव्यू कंप्लीट हो जाए, फिर भी हम, और 30 जून को ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाए, तो इस प्रोग्राम को कंक्लूड किए बगैर नए प्रोग्राम में क्या हम जा सकेंगे? और दूसरी बात, ये जो गैप है ये कम, जिस तरह आपने कहा कि कांटेक्ट हुआ है, एक वर्चुअल मीटिंग की खबर है कि हुई है यहाँ की टीम और वहाँ की टीम के दरमियान, तो ये गैप वजीर आजम की कॉल की वजह से खत्म हुआ है, या ये किस वजह से हुआ है कि एकदम चीजें कुछ पेशरफ्त आई है, चीजों ने मूव किया है? फरूख साहब, ये तो धीरे धीरे मूव कर रही थी। आपको याद है कि ओरिजिनल ये गैप जो है ये 7-8 अरब डॉलर का था, और ये सुकड़ते सुकड़ते अब कहीं कहा जा रहा है कि $1 बिलियन पे पहुंच गया है। मामला असल में ये है कि अगले माली साल में क्या होने वाला है। जो एक पॉजिटिव चीज नजर आती है सलमान साहब, वो ये है कि आप सोचिए कि पिछले 14 महीने से पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है PTI, उसने शायद ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार जो है वो PTI के सियासी मुफाद में होगा। पिछले कोई 2 हफ्ते की जो कार्रवाई सामने नजर आई है, उसके नतीजे में जो इंतशार फैलाने की काबिलियत है, जो कैपेसिटी है PTI की, उसको तोड़ दिया गया है। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसकी कीमत, माशी कीमत एक बहुत बड़ी देनी पड़ती है। तो गोइंग इनटू द फ्यूचर मुझे महसूस ये हो रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम कम हो जाएगा, जो सियासी दर्जा हरारत है वो कम होती नजर आ रही है। PTI की जो कैपेसिटी है इंतशार फैलाने की, वो बहुत हद तक कम हो गई। अच्छा, और दूसरी बात ये भी बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया PTI का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब अभी मंजर आम पर आए, अडयाला जेल से उनकी रिहाई हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सियासी जो हालात हैं उसका अदराक, यानी उसके बारे में जो चेयरमैन PTI को ब्रीफ करेंगे, कल मुलाकात होगी उनकी। तो अभी हम अब्दुल्ला साहब से भी पूछ रहे थे, आपसे पूछेंगे क्या सिस्टम जो है PTI को एक्सेप्ट करेगा, यानी अगर शाह महमूद साहब आ जाते हैं तो विल द सिस्टम एक्सेप्टेड, या एक नए ब्रांड के साथ आना होगा, तो ये इस पर, या PTI इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ एट ऑल, क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए, 2 या 3 चीजें और मजीद बड़ी खतरनाक हम पे आ रही है। एक ये आ रही है कि PTI की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जाए। तो ये आपको याद होगा जो मेमो गेट वाला मामला था PMLN का, ये कहीं उस सेंस में भी एक बात निकली है। अब उसकी जो उसका जो जोड़ तोड़ है, उसका जो ताना बाना है, क्या वो पाकिस्तान की आला तरीन सियासी क़यादत के साथ मिलता है, जुड़ता है या नहीं जुड़ता, दिस ओनली टाइम विल टेल। लेकिन हमने देखा कि जो आतिफ खान है PTI के USA के प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे कांग्रेसवुमेन से मिल रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको निश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
कुछ अर्सा पहले हमने ये भी देखा कि वो जो साबिक वजीर आजम है वो जूम से मीटिंग्स कर रहे थे और कोशिश ये की जा रही है कि किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की कोई सैंक्शंस की, तो ये एक बड़ी खतरनाक आप समझे कि पेशरफ है, ये खतरनाक स्टेप है जिसके अब पीटीआई को उसको पीटीआई के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट आता है, कितना उसको इस कीमत चुकानी पड़ती है, इस ओनली टाइम मिल जाए। सही। और अब्दुल्ला गुल साहब ये बताएं, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से भी कल मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि हम पहले चाहते हैं कि माशी इस्तेहकाम हो, कौमी मफाद में जो भी हो वो बैठकर हम फैसला करें, सियासी क़यादत और आइन पर हम यकीन रखते हैं, इलेक्शंस होने चाहिए और हम तो इसके लिए मिलियन मार्चेस निकाल चुके हैं, लेकिन हम कोई और हंगामी कैफियत अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह का मतलब एक बयान था, अगर मैं कहूँ तो मुबहम सा था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, थोड़ा इबहम पैदा हुआ है उससे। तो गुल साहब आपके नज़दीक क्या ये अब इलेक्शंस हम अफोर्ड करेंगे अभी या नहीं? अभी भी नहीं, अभी हमें पहले इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा माशी, क्या होगा अब्दुल्ला गुल साहब? देखें, डॉक्टर फारूक साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और उन्होंने उसमें इशारतन बताया है कि सैंक्शंस की बात के हवाले से अब ये गौर करने वाली बात है कि हम इस्तेहकाम की तरफ तो मुआशी नहीं नजर आ रहा जाता हुआ मामला, और ये जो अगर हमें $1 बिलियन मिल भी जाता है तो उसके बाद हमें आने वाले वक्तों में क्या हमारे मसाइल का हल हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुश्किलात में इजाफा होगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन लाइन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है, और जिस मुल्क की प्रोडक्शन लाइन कमजोर हो जाए उसकी मईशत जो है वो ज़बूं हाली का शिकार हो जाती है, उसके अंदर जॉबलेसनेस हो जाती है, उसके अंदर जो है महंगाई अफराते ज़र बढ़ जाता है। अभी भी देखे ना क्या आपका अफराते ज़र कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। तो ये सारी वो बातें हैं जिनको हमें गौर करना पड़ेगा, और आम आदमी के लिए हमें जो मामलात हैं उनको बेहतरी लानी पड़ेगी। अब आम आदमी के लिए ज़रूरत यह है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिजा कायम करेंगे जिसके अंदर आप फिर एक इलेक्शन की दौड़ के अंदर शुरू हो जाएंगे और इलेक्शन के अंदर जाके आप जो है वो फिर एक इंतशार और एक बदअमनी की तरफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को आप जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे, लेकिन 9 मई के वाकयात से कुछ अरसा कबल और उसके बाद आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले नहीं हुए, क्योंकि इंतशार जो था उसको मुल्की सतह के ऊपर जो है वो ले जाया गया और अवाम को इस्तेमाल किया गया। अब फिर टारगेट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आए दिन हमारे लोग शहादतें जो है वो पेश कर रहे हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही। लेकिन अब दूसरी तरफ यह है कि आप इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दें, आप इलेक्शन के लिए पैसा लगा दें, और अभी तक जो एक माहौल है, सियासी माहौल है, अवाम के अंदर जो एक अफसोस का आलम है, पीपल्स पार्टी जो है वो मुतबादल नहीं है। मसला ये है पीपल्स पार्टी के हवाले से लोगों के जो है वो बहुत सारी रिजर्वेशन हैं, इसी तरह से मुस्लिम लीग के रिजर्वेशन हैं, JUI के हवाले से रिजर्वेशन है, और जहांगीर तरीन वो गैप फिल करते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो है हाशिम डोगर साहब जो है वो उन्होंने एक नया ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन की है, और अभी उसके ऊपर जो है वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सका, यानी कि ये कभी भी वापस PTI में जा सकते हैं ये लोग। इसका मतलब यह है कि अभी गोमगों की कैफियत जो है वो बरकरार है। ऐसे वक्त में मौलाना फजल रहमान अगर ये तजवीज पेश कर रहे हैं कि आपको मुआशी इस्तेहकाम जरूरत है, देखें हकीकत बात है, सैफान साहब और डॉक्टर साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमें इस टाइम पे रोटी अजीज है, हमें जो है कारोबार अजीज है, हमें अपनी जो अफराते ज़र को नीचे लाना अजीज है, या हम इलेक्शन करवा के हमने जो पहले बेड़ा गर्क किया। मुझे याद है डॉक्टर साहब बोलते रहे कि आपने गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर लगा दिया, अब आपने हाथ तो अपने मुआशी काट दिए थे, अब आपने जब उसके बाद जो है फैसला तो आपके मगरब ने करना है, अब आपकी मईशत आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आप भी कहते हैं कि पहले हमें स्टेज सेट करना चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए, फिर इलेक्शंस, या इलेक्शंस इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फरूख सलीम साहब ये मुझे बताएं कि ये तो हम हमारे अगर सियासतदान चाह रहे हैं या हम मजमूई तौर पर एक देखते हैं कि कौमी मफाद में नहीं है इलेक्शन, मैं भी समझता हूँ नहीं है शायद, लेकिन ये फरूख सलीम साहब IMF के मिशन चीफ की एक स्टेटमेंट रिसेंटली आई थी जिस पर वजीर मुमलिकत बराए खजाना का रद्द-ए-अमल आया था। उन्होंने रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की बातें की थी, पीसफुल सोल्यूशन की बात की थी। तो फरूख सलीम साहब ये मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि क्या IMF चाहता है इलेक्शन हो? अच्छा, डॉक्टर फरूख सलीम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है।
डॉक्टर फजल साहब राब्ता मुनक़ता हुआ है मेरे ख्याल से, तो हम ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद अपने इस गुफ्तगू को और इस सवाल को वहीं से जोड़ते हैं, इसका जवाब हासिल करते हैं कि क्या इलेक्शंस होने चाहिए या सियासी माशी इस्तेहकाम ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दिस ब्रेक में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन सियासी माहौल, मईशत पर इसके असरात और आने वाले बजट पर गुफ्तगू हो रही है। IMF प्रोग्राम के हवाले से एक कहा जाए कि उम्मीद सी है कि शायद 9वां और 10वां रिव्यू क्लब हो जाए, और इस माह जिस तरह वज़ीर ने कहा है कि पुरुमीद है कि कुछ अच्छी खबर IMF से आ जाए स्टॉल प्रोग्राम के बारे में। लेकिन ये हतमी है कि अगले माली साल में मौजूद चैलेंजेस, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल साइड पर जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए हमें एक नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे कबल इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर अगर हों तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल था। डॉक्टर फरूख साहब आप फरमा रहे थे, आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने भी तज़िया दिया है, ये तो एक तरफ है, लेकिन एक तरफ IMF की मिशन चीफ की स्टेटमेंट है कि रूल ऑफ लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की बातें उन्होंने की है, पीसफुल सोल्यूशन। तो क्या IMF चाहता है इंतखाबात हो? देखिए, IMF की जो स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, दो तरीके हैं, दो एंगल्स हैं उसको देखने के। पहला एंगल तो यह है कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो अपने मेंबर ममालिक की अंदरूनी सियासत के ऊपर रवायती तौर पे कमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा तो शायद उसको IMF को नहीं करना चाहिए। दूसरा एंगल ये है कि जो IMF कह रहा है कि खुदाया आप अपनी सियासत के अंदर किसी किस्म का इस्तेहकाम लेके आए, वो पाकिस्तान के ऐन मुफाद में, जो कुछ IMF कह रहा है वो पाकिस्तान के मुफाद में है, वो कोई हमारे खिलाफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि सियासत और मईशत का जाहिर बात है बहुत गहरा गठजोड़ है। इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पिछले 48 सालों में हमने 11 इलेक्शन करवाए और उन 11 इलेक्शंस के नताइज आपके सामने हैं। अब वो आइंस्टाइन कहा करता था डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, यानी कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन वो कहता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और तवक्को इस चीज़ की लगा रखें कि नतीजा फ़र्क निकलेगा। अब 11 इलेक्शंस का नतीजा हमारे सामने है, हम एक और 12वां इलेक्शन भी करवा लेते हैं, उसका नतीजा भी पहले 11 इलेक्शन से कोई मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। तो मेरे नज़दीक तो इस्लाहात पहले होनी चाहिए, जिसमें सियासी इस्लाहात भी हैं और माशी इस्लाहात भी हैं। उनके बगैर आप इलेक्शन करवाते चले जाएं, वोटर्स का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बहरहाल जो इलेक्शन जीत के आते हैं उनका फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अभी आज PEC यानी इजलास भी हुआ है NEC का, उसमें भी कुछ स्टैटिस्टिक्स और इंडिकेटर्स की बात हुई है, GDP ग्रोथ टारगेट्स भी है नेक्स्ट ईयर के, लेकिन खास तौर पे जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है इस पर कहा जा रहा है कि IMF बजट है कि हमें तकरीबन 10 खरब यानी 10 ट्रिलियन का टारगेट रखना चाहिए, और अभी हम 7 ट्रिलियन पर हैं, और अगर हम पहुंचते भी हैं तो FBR भी कह रहा है कि हम किस तरह पहुंचेंगे ऐसे माशी और ऐसी इस तरह के शरह नमू के साथ। तो क्या ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या क्या कहा जाए, किस तरह के टारगेट्स हैं रियलिस्टिक अगर 10 ट्रिलियन का टारगेट देते हैं टैक्स रेवेन्यूज का? फारूक साहब, ये टारगेट रखना रेवेन्यू का ये कोई अनोखी बात नहीं है, हम पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं। और हैरत की बात ये है कि देखिए, आप भी घर में बजट बनाते हैं, मैं घर में बजट बनाता हूँ। पहले हम अपनी आमदन लिखते हैं और फिर इखराजात लिखते हैं, और फिर उन इखराजात को हम अपनी आमदन के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो आप समझिए कि सर के बल खड़े होकर बजट बनाती है। वो पहले अपने सारे इखराजात लिख लेती है, सारे वजारतों से इखराजात मंगवा लेती है, और फिर एक हवा से फिगर पकड़ ली जाती है कि ये हमारे रेवेन्यूज होंगे। जितना IMF उसके अंदर हमें डेफिसिट की इजाज़त दे देता है, उसको इक्वेशन में डाल दिया जाता है, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि जी कहीं 14,000 अरब का तो टोटल बजट होगा, लेकिन हम 10-11 हज़ार 10,500 के रेवेन्यूज इकट्ठे कर लेंगे। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर इसके नतीजे में मिनी बजट्स आते हैं, और जैसे ही साल गुजरता है पता ये चलता है कि जो हमने तखमीना रखा था आमदन का वो तो कम हो गया है, और जो तखमीना हमने अखराजात का रखा था वो ज़्यादा होता चला जा रहा है, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि जो बजट का खसारा है वो कहीं 6-7 हज़ार अरब पे पहुंच गया है। और ये अब कई सालों से चल रहा है। अंदाजा कीजिए कि पिछले 5 सालों में 20,000 अरब का बजट का खसारा तो हम कर चुके हैं।
और फिर ये बजट का खसारा है इस्तेफान साहब, जो 100 माशी बीमारियों को जन्म देता है। 100 किस्म की बीमारियां आती हैं इससे। इंटरेस्ट रेट बहुत, शरह सूद ऊपर रहती है, इससे गुर्बत बढ़ती है, इससे आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, इससे कौमी कर्जाजात बढ़ जाते हैं। तो 100 बीमारियों का अगर हम हल चाहते हैं माशी बीमारियों का, तो वो बजट खसारा है। सही। और ये भी बताएं फरोज साहब कि एक साल के अंदर ये मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम की है, इसने तकरीबन 14,000 अरब के कर्जे बढ़ा दिए हैं। एक दिन में कहा जा रहा है औसतन 41 अरब का कर्जा लिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये गवर्नमेंट भी अगर एक तरफ पीटीआई समझ लें कि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है माशी फ्रंट पे, विल दे बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? यानी ये अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी? महंगाई अपनी जगह, फिर मईशत के साथ जो हुआ है वो अपनी जगह। देखिए, रवा माली साल जो है इसमें विफाकी हुकूमत के पास वो बांटने के बाद 5,000 अरब बचता है, और 5,000 अरब की जो है वो डेट सर्विसिंग है, वो कर्जों की अदायगी है। तो कर्जों की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत की जेब खाली है, और अभी 1,500 अरब का डिफेंस का बजट रह गया है, 550 अरब रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट रह गया है, कोई 1100 अरब की ग्रांट्स रह गई हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, कोई 600-700 अरब की जो आपकी सब्सिडीज हैं उसके लिए पैसा नहीं है, उसके बाद जो तरक्याती बजट है 900 अरब का, 1000 अरब का, उसके लिए पैसा नहीं है। अब जो अगला माली साल आने वाला है उसमें जो कर्जों की अदायगी की मद में हमें मुख्तस करनी होगी अमाउंट, वो कोई 7,500 अरब है। आप सोचिए कि तकरीबन 100% जो रेवेन्यू है इस साल का, वो अगले साल 100% उसका हमने डेट सर्विसिंग में देना है। तो एक तो सैफान साहब, ये जो 18वीं तरमीम है, इसके होते हुए बजट बनाना मैं समझता हूं कि तकरीबन नामुमकिन है। अगर हम बजट बनाएंगे भी तो वो सारी हवाई फिगर्स होंगे, और वो कुछ ही महीने के बाद फिर कई मिनी बजट्स का हमें सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और वो सूबों को तहफुजात भी होते हैं। आज हमने देखा बलूचिस्तान के सीएम इस मीटिंग में नहीं आए थे, आज भी इन्होंने तकरीबन 1,500 अरब रुपए सूबों का डेवलपमेंट आउटले और अपना 1,100 अरब रुपए रख दिए। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताएं कि सिफारती लिहाज से हम चीन से उम्मीद लगाए बैठे कि IMF तो चले, हुआ नहीं हुआ, 30 जून से पहले क्या होगा, तो अब प्लान बी जो अक्सर पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, और जिस तरफ भी तो इशारे चीन के मिलते हैं, कितना इन्हिसार हम कर सकते हैं, कितना करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें इन्हिसार करना चाहिए एज अ प्लान बी? विल इट वर्क? अब्दुल्ला गुल साहब, देखिए, चीन जो है वो आपको हमेशा फैसिलिटेट करेगा, लेकिन वो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी मुआशी जंग या आपकी दिफाई जंग अगर वो आके लड़ेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राइज पीसफुली उनका स्लोगन है, और इसके हवाले से उन्होंने एक अपनी बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। अब पाकिस्तान सिर्फ एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान को फिल वक्त मामलात को बेहतर कर सकता है, और वो है आपका ईरान। आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उसके अंदर सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि आप तेल, बिजली और गैस, क्योंकि आपने अगर 100 मेगावाट लिया या 1,000 मेगावाट लिया या 5,000 मेगावाट लिया, आपको अमेरिका का दबाव जो है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको उनको रद्द करके अपने मुल्क की मफाद के अंदर अगर आप काम करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि जो माल के बदले माल, यानी कि बार्टर ट्रेड जिसकी बात हो रही है, इससे पहली बात यह है कि पाकिस्तान का तिजारती हुजम बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो है, एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये मैंने नहीं बल्कि महमूद अहमदीनेजाद जो साबिक सदर ईरान थे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हम $37 बिलियन का पाकिस्तान के साथ जो है वो तिजारत करना चाहते हैं, और ये हम कर सकते हैं। अब आपको दूसरी बात यह है कि आपको इसको डॉलर जो है उसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे तो मुल्क का डॉलर मुल्क में रहेगा, और आपका जो डॉलर रिजर्व हैं उनमें इजाफा होगा, और साथ ही साथ ये है कि डॉलर की जो शरह जो रुपए के मुकाबले में है उसके अंदर एक वाज़े जो है कमी, यानी कि 100-150 रुपए की कमी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप बोल्ड डिसीजन लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपकी मुल्क की मईशत का जो पहिया है वो बेहतर होगा, क्योंकि बिजली गैस की अवेलेबिलिटी और उनका सस्ता हो जाना और फ्यूल का सस्ता हो जाना आपके लिए जो है वो एक जिसको कहते हैं बादे सबा जो है उसका किरदार अदा करेगी। नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है वो इंप्रूव हो जाएगी। आप बेशक एक्सपोर्ट्स ना करें किसी और को,
ईरान के अलावा, लेकिन आपके अंदरून मुल्क जो चीजें हैं, कोई भी, जैसे आप लेट से के कोई सॉफ्ट ड्रिंक हैं या आपके कोई ऐसी चीजें हैं, वो सस्ती हो जाएंगी, रोटी सस्ती हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल इस्लामाबाद के अंदर जो रोटी की कीमत है वो 18 रुपए रखी गई है, तो फिर इसका मतलब है कि और गैस अगर फर्ज करें कम हो जाती है, एक अंदाजे के मुताबिक गैस की कीमतों में तकरीबन 400% जो है वो कमी आ सकती है अगर हम ईरान गैस पाइपलाइन, ये पोटेंशियल है, तो 400% जी अब्दुल्ला गुल साहब। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कि अब इसमें अफगानिस्तान, ईरान और रशिया जैसे हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वाइंड अप करना है हमें, इस पर इंशाल्लाह किसी और दिन भी बहस करेंगे। डॉक्टर साहब को भी करते हैं, अब्दुल्ला गुल साहब का भी, महमूद मौलवी साहब का भी, कि हम किस तरह इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, यहाँ कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हम बार्टर में दे सकें। बहुत से हम सवाल इस पर भी हैं, लेकिन इन पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।